Hello dear students, welcome to you at MED and TUT Educational Channel. Dear students, हम लोग स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस की। इससे पहले हम लोग अभी तक स्टडी किए थे रेस्पिरेशन और डाइजेशन की बात किए थे। हम लोग समझे थे कि डाइजेशन के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इनटेक करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, यानी कंपाउंड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग ये भी समझे थे कि हमारे बॉडी को लाइफ प्रोसेस पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा बॉडी उन्हें भी कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, राइट। अब इनमें हम लोग बात अभी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या होता है। बॉडी को जो एसेंशियल सब्सटेंसेस जहां पर चाहिए वहां तक पहुंचाए। हम लोग ये भी समझे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, खासकर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो जाए, तो सारे सब्सटेंस टारगेटेड और प्लेस पर नहीं बनते, यानी जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर नहीं बनते, बनते कहीं और है, उनकी रिक्वायरमेंट कहीं और होती है, यानी उनको पहुंचाना आवश्यक होता है। उनको पहुंचाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि इसमें हमें कई सारे और पॉइंट्स में स्टडी करने हैं। ट्रांसपोर्टेशन में अभी हम लोग स्टडी करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में किनका क्या है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पहले आर्टरीज की, फिर स्टडी करेंगे वेन्स की, फिर स्टडी करेंगे कैपिलरीज की, फिर स्टडी करेंगे हम लोग हार्ट की। इनकी स्टडी करने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड की। ये एनिमल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। फिर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू यानी जाइलम की स्टडी करेंगे, फ्लोएम की स्टडी करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है इनकी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स लेकर आते हैं, ऐसे पॉइंट्स लेकर आते हैं, इतनी इन डेप्थ लेकर जाते हैं कि जितनी नीट की आवश्यकता होती है वो आपको सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर देखते देखते ही कंप्लीट हो जाए। और बहुत सारे वीडियोज को मैंने एनालाइज किया, उनमें एक ड्रॉबैक हमें नजर आया कि उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस कर देते हैं जिन पॉइंट्स से क्वेश्चन आते हैं या जो सिलेबस में है। हम थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करते हैं सो दैट इंटरेस्टिंग भी हो, और बहुत सारी क्यूरियोसिटी की भी बात होती है, क्यूरियस। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे आर्टरी। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर आर्टरीज। आर्टरीज होते क्या, आर्टरीज क्या है? तो सिंपल है, आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स that carry blood vessels carrying blood from heart to tissue। आर्टरीज वे ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड हार्ट से टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ये आर्टरी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से टिश्यू तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? आर्टरीज कहलाते हैं। अगर इनकी डायमीटर की बात करते हैं, इनकी डायमीटर
0.1 to 10 mm तक होता है। ऐसे भी आर्टरीज है, मोटे आर्टरीज, जिनकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, एवरेज इनका डायमीटर माना जाता है 0.4 mm। आर्टरीज की डायमीटर बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लेक्चर डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ देते हैं कि आर्टरीज का डायमीटर क्या है। हमारे बॉडी में टोटल आर्टरीज की लेंथ कितनी है, टोटल कितने लेंथ आर्टरीज की है? तो लेंथ ऑफ आर्टरीज इन आवर बॉडी, लेंथ ऑफ आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी, आर्टरीज इन ह्यूमन बॉडी, ये पूछे कि आर्टरीज का ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज का लेंथ कितना होता है? देन इट इज 1 लाख किलोमीटर। जितने आर्टरीज है सबको यदि सिरे को जोड़ते चले जा तो वो लेंथ 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी। कितनी अधिक आर्टरीज है हमारे बॉडी में, छोटे से बॉडी इन जनरल। देखिए बॉडी क्या है, अब आप इमेजिन कीजिए हाउ कॉम्प्लेक्स आवर बॉडी, और ये भी इमेजिन कीजिए कि आर्टरीज हाउ वाइटल दे आर। 1 लाख किलोमीटर टोटल आर्टरीज का लेंथ है, जो आर्टरीज हमारे बॉडी में पाया जाता है। आर्टरीज इनका ये क्या है? वे ब्लड वेसल जो ब्लड हार्ट से टिश्यू तक आता है। अब इनमें आता है कि आर्टरीज लाते किस तरह के ब्लड है, तो चूंकि ब्लड हार्ट से टिश्यू तक आता है और हार्ट में एक तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन देखिए लंग्स होता है, ब्लड का ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट्स जस्ट लाइक रिंग रोड सिस्टम, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू टिश्यू फॉरवर्ड, टिश्यू टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, है ना? इस तरह से साइक्लिंग चलता है। तो चूंकि लंग्स से हार्ट की ओर जो ब्लड आता है ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। लंग्स से हार्ट की ओर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच होता है। ऑक्सीजन इट मींस आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब इनको थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। आर्टरीज हमेशा हार्ट टू टिश्यू होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। क्लियर? क्या कह सकते हैं? आर्टरी इज मस्कुलर ट्यूब, इट इज मस्कुलर ट्यूब lined with a smooth tissue having 3 layers। अब आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज स्मूथ टिश्यू होता है जिनमें जो ट्रिपल लेयर्ड होता है। अब पहले बात करते हैं कि 3 लेयर्स ऑफ आर्टरीज। और पहले हम समझे आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से टिश्यू तक पहुंचाता है। आर्टरीज के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर ट्यूनिका इंटीमा, नेक्स्ट लेयर कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया एंड लास्ट लेयर एंडोथेलियम। ये 3 लेयर्स होते हैं आर्टरी। या कह सकते हैं आर्टरी इज ट्रिपल लेयर्ड ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, और कहीं बड़ी ऑर्गन का भी जिक्र है। क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इनकी पार्ट की बात करते हैं। मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ये आर्टरीज का इनर मोस्ट लेयर है जो एपिथेलियम सेल का बना, टिश्यू का बना होता है।
ट्यूनिका इंटीमा आर्टरीज का इनर मोस्ट लेयर है जो एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है और इसमें आर्टरीज पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें एबिलिटी होती है कि इनका जो लेयर है ये आर्टरीज को हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड आता है हार्ट से टिश्यू तक पहुंचाना होता है, दैट्स वाई हमेशा आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है। दैट्स वाई ये उनको कोप अप करने में भी हेल्प करता है। इनर मोस्ट एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है सो दैट हाई प्रेशर को ये आगे हो गया ट्यूनिका इंटीमा आगे। और ये कहते हैं ये थिकेस्ट लेयर होता है, थिनेस्ट लेयर होता है, सबसे पतला लेयर होता है। थिनेस्ट लेयर होता है जो इंडोथेलियम सेल का बना होता है। बना हुआ किसका होता है? मेड अप ऑफ इंडोथेलियम सेल, इंडोथेलियम सेल सपोर्टेड बाय इलास्टिन रिच कैलोजन, इलास्टिन रिच कैलोजन containing फाइब्रोब्लास्ट। एक बार फिर समझ लेंगे, इसका जो इनर मोस्ट लेयर यानी ट्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर है जो एपिथेलियम का होता है और ये सबसे पतला लेयर होता है। ये इंडोथेलियम से और इलास्टिन रिच कैलोजन का बना होता है। ये इंडोथेलियम से और इलास्टिन रिच कैलोजन का बना होता है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड इसमें स्मूथली फ्लो कर सकता है। आगे करें क्या, जो इंडोथेलियम सेल है इनमें पाया जाता है। इंडोथेलियम सेल ये क्या होता है? पॉलीगोनल होता है। पॉलीगोनल होने के कारण ये कोई भी शेप ले सकता है और वहां से ब्लड इजीली फ्लो कर सकता है। ये हो गई बात किसकी? इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया या इसे कहते हैं मिडल लेयर ऑफ आर्टरीज। मिडल लेयर ऑफ आर्टरीज ये थिकेस्ट लेयर होता है। सबसे थिक लेयर, ये याद रखिएगा, सबसे थिक लेयर मिडल लेयर होता है और सबसे थिन लेयर इनर मोस्ट लेयर। ट्यूनिका इंटीमा थिनेस्ट लेयर और ट्यूनिका मीडिया थिकेस्ट लेयर होता है। इस लेयर में स्मूथ मसल पाया जाता है, साथ ही साथ इलास्टिक फाइबर होता है। इसकी थिकनेस अबाउट 200 माइक्रोमीटर होती है। ट्यूनिका मीडिया यानी जो मिडल लेयर है आर्टरीज का, ये अबाउट 200 माइक्रोमीटर थिक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये थिक क्यों होता है? ये लेयर थिक क्यों होता है? ये लेयर थिक क्यों होता है? इसका क्या रोल? देखिए, जब हार्ट से ब्लड आता है तो चूंकि हार्ट से ब्लड को डिस्टेंट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। चैनल एक ही, ऐसा नहीं कि चैनल बहुत सारे, हाँ उसमें कैपिलरीज निकलते हैं आर्टरीज। अब उन्हें डिस्टेंट ऑफ पार्ट तक, अब जस्ट इमेजिन कीजिए हार्ट है और जो ब्लड सप्लाई कराना है वो ब्रेन तक आना है। अब हार्ट से ब्रेन तक एंटी ग्रेविटेशनल डायरेक्शन में इनको फ्लो करना है, यानी इनको इतना फोर्स लगाना है कि ब्लड एक स्पेसिफिक स्पीड से
ब्रेन तक पहुंच सके, सो दैट वो ब्रेन के नर्व टिश्यू तक जा सके और उसे ऑक्सीजन पहुंचा सके और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रेशर बनाने के लिए आवश्यक है, प्रेशर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? जब प्रेशर बनेगा सर तो उसके लिए बड़ा फोर्स लगाना, प्रेशर बनाने के लिए आवश्यक है फोर्स लगाना बड़ा। और बड़ा फोर्स कब लगेगा? बड़ा फोर्स लगेगा, बड़ा फोर्स लग रहा है, इट मीन एक तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, दूसरी बड़े फोर्स को झेलने के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी इतना बड़ा फोर्स नहीं लग जाए, बड़ा फोर्स लगेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ज्यादा इलास्टिक नहीं होगा, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है कि प्रेशर को झेले। तो कहता आर्टरीज और आर्टरीज एक्सपीरियंस वेव लाइक मोशन। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि जो हार्ट से ब्लड जाता है वो हार्ट से ब्लड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, वो एक्सेलेरेटेड रिगार्ड, यानी ब्लड हार्ट क्या होता है? एक्सपैंड और कोलैप्स करता है, एक्सपैंड और कोलैप्स करता है, तो रिदमिक मोशन होता है, जिसके कारण एक झटके के साथ ब्लड फ्लो करता है, एक झटके के साथ ब्लड फ्लो करता है। तो झटके के साथ ब्लड फ्लो होने के कारण आर्टरीज के वॉल पर बहुत जबरदस्त फोर्स लगता है। उस फोर्स को कोप अप करने की क्षमता किसमें होती है? ट्यूनिका मेडिया, यानी मिडल लेयर। तो कहता है आर्टरीज एक्सपीरियंस वेव एंड ब्लड इज पंप फ्रॉम हार्ट व्हिच कैन बी फेल्ट एज ए पल्स। क्योंकि हार्ट ब्लड को एक फोर्स लाकर झटके से फेंकता है, जिसको पल्स के रूप में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब इस झटके को झेलने के लिए यह आवश्यक है कि उसको कोप अप करे और वो जो प्रेशर है, वो जो फोर्स है, बाहर वाले लेयर पर ना लगे, यानी वो उस हिसाब से फैल जाए और फिर सिकुड़ जाए, फैले और सिकुड़े, इलास्टिसिटी बनाए। एक तो हो गया प्रेशर को कोप अप करना, दूसरा उतना प्रेशर बनाए रखना सो दैट वो सिकुड़ जाए, सो दैट ब्लड आगे की ओर जाए। अब ऐसा नहीं ना कि एक बार आए, अब मान लीजिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, तो ब्लड आया तो यहाँ से फोर्स लगा है। अब इस फोर्स को आगे बढ़ाना है, ये ब्लड का ये आया है ना, फिर इसको इस तरह से मोशन आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसको प्रेशर को आगे बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कैपिलरी क्या हो जाए, फूल जाए। जैसे ही ब्लड आया ये एक्सपांड कर जाए, ब्लड आया एक्सपांड कर गया, ब्लड वो पार हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। यानी आवश्यक है कि ये जो मोशन होता है कि इस तरह से रिदमिक मोशन चलता है। अब ये पॉसिबल कब है? जब हाईली फ्लेक्सिबल और हाईली इलास्टिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग मींस हाईली इलास्टिक। ठीक है, इसलिए होता है कि जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ये आउटर मोड लेयर में ना ट्रांसफर कर सके, क्योंकि अगर आउटर मोड लेयर में जाएगा तो इसके पास क्या है, मसल्स है, पॉसिबिलिटी है कि मसल्स रप्चर करने। तो जो ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है, यही लेयर इसके जर्म को बहुत सारे यानी और 80% प्रेशर को झेल लेता है, बाकी 20% आता है जो आपको पल्स के रूप में। दैट्स व्हाई ये हाई है। ट्यूनिका मीडिया कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर एलिमेंट। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, तभी हम बात किए थे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, क्योंकि क्या होता है प्रेशर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपांड करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपांड करे, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी पाया जाता है सो दैट एडेक्वेट प्रेशर बना रहे और ब्लड जो है आगे ट्रांसफर होता है। क्लियर? अब सबसे जो बाहर का लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कनेक्टिंग फाइबर का बना होता है, जो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना से घिरा होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। चलिए, इसकी बात हो गई। अब हम इनके 3 लेयर्स की बात की। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे बॉडी में 1 लाख किलोमीटर आर्टरीज है,
क्या है, मतलब 1,00,000 किलोमीटर का कोई एक आर्टरी ऐसा निकला, ऐसे जा रहा है, इधर नहीं, ऐसा नहीं, एक नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। अब जब नेटवर्क है तो दो आर्टरीज कहीं ना कहीं मिला होगा, एक आर्टरी ये हो गया, एक आर्टरी जहां से निकल रहा, कहीं ना कहीं दो आर्टरीज का जंक्शन हो सकता है, दो या दो से अधिक आर्टरी का, ये आ गया है ना। तो आर्टरीज का जंक्शन हो रहा, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये आ गया, है ना। ये इस जंक्शन को क्या कहते हैं, जब ब्लड बॉडी में आर्टरीज का नेटवर्क है, नेटवर्क में एक आर्टरी ये आ गया, फिर ये आर्टरी क्या हो गया, यहाँ से जिस तरह से पट बढ़ गया, या आर्टरी यहाँ से एक अलग की ओर चला गया, एक आर्टरी ये चला गया, या आर्टरी फिर यहाँ से एक आर्टरी निकला, इस तरह से आया। तो इस जंक्शन को, इस पॉइंट को क्या है, जहां पर दो या दो से अधिक आर्टरीज आपस में, तो जहां पर दो या दो से अधिक आर्टरीज मिलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस, एनास्टोमोसिस क्या है, द जंक्शन ऑफ जंक्शन बिटवीन ब्लड। ये एनास्टोमोसिस तीन तरह के होते हैं। पहला एनास्टोमोसिस जंक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंट्रिकल, वेल दोनों पर, आर्टरीज और वेंट्रिकल दोनों पर जो जंक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं एनास्टोमोसिस। क्या है, जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेंट्रिकल। अब देखिए, अब ये तीन तरह के हो सकते हैं। कहीं पर हो सकता है कि आर्टरीज से ही मिले, दो आर्टरीज है ना, एक आर्टरी निकल गया, या आर्टरीज प्लस वेन्स मिलने की आवश्यकता हो, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, या वेन्स प्लस वेन्स, दोनों। ये तीन तरह के जंक्शन हो सकते हैं, कैपिलरी जंक्शन। तो पहला हो गया आर्टरीज प्लस आर्टरीज, इनको कहेंगे आर्टेरियो आर्टेरियल, आर्टेरियो आर्टेरियो आर्टेरियल, जहां पर दो आर्टरीज आपस में मिल रहे हैं। आर्टरी जब वेन से मिला तो इसको कहते हैं आर्टेरियो वेनस, आर्टेरियो वेनस। और जहां वेन से मिलते हैं इन्हें कहते हैं वेनो वेनस, वेनो वेनस। यानी एनास्टोमोसिस तीन तरह के होते हैं, एक आर्टेरियो आर्टेरियल जहां पर दो आर्टरीज आपस में मिलते हैं, दो आर्टरी मिल रहे हैं, आर्टेरियो वेनस जहां पर आर्टरी वेन से मिल रहे हैं, और वेनो वेनस जहां पर दो वेन्स आपस में मिल रहे हैं, सो दैट ब्लड या अदर सब्सटेंसेस इफेक्टिवली बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे वेन्स। वेन्स क्या हो, ये हम आर्टरीज के बारे में पढ़े। वेन्स तो कहते हैं कि वेन्स आर ब्लड वेसल्स थ्रू विच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड got transported from tissue back to the heart। हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू, यानी सेल या सेल का। क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में लोग समझे थे कि सेल को के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो ब्लड के द्वारा। अभी अगर जो कैपिलरी हार्ट से टिश्यू तक ब्लड ले जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। और जो टिश्यू, जो कैपिलरी टिश्यू से हार्ट तक ब्लड वापस लाता है, इसको कहते हैं। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये अगर इनकी बात करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके भी तीन मुख्य दो लेयर हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड अनदर इज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका। तो हम पहले समझेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया, और सॉरी ट्यूनिका इंटीमा, तीन लेयर, ट्यूनिका इंटीमा तीन लेयर हो गया किसके, वैंस के, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये आउटर थिकेस्ट लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर थिकेस्ट लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर थिकेस्ट लेयर होता है ब्रेन का, जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इनमें काफी सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। so that दोनों चाहे ब्रेन को जो आउटर लेयर पर काफी सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, so that कैपिलरीज कहीं पाए जाते हैं, so that ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं, ये थीन लेयर होता है, ये थीन लेयर होता है, मिडल थीन लेयर होता है, जिसमें काइलोजन पाया जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे कि बताइए वंश के किस लेयर में काइलोजन पाया जाता है। तो ये हो गया ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका इंटीमा सिंगल इनरमोस्ट सिंगल एपिथेलियल सेल है, इनरमोस्ट सिंगल एपिथेलियल। और ट्यूनिका इंटीमा ही है, ये देखिए ट्यूनिका इंटीमा ही है, यही मॉडिफाइड होकर वाल्व बनाता है। वंश में वाल्व पाया जाता है, so that blood अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना हो। और जो वाल्व है, इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा ये क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। वाल्व क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ट्यूनिका इंटीमा। अब वाल्व का क्या रोल है, तो वाल्व का रोल है कि जो ब्लड एक बार फ्लो हो गया वो बैक फ्लो ना, क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण पॉसिबिलिटी है कि ब्लड रिटर्न बैक हो जाए। तो ब्लड अगर रिटर्न बैक होगा तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा कि एडिक्वेट क्वांटिटी ब्लड वापस सेल से हार्ट तक आ जाए, क्योंकि अगर रिटर्न बैक होगा तो ये तो किसी न किसी सेल को पहुंचा देगा, तो सेल को क्या दे देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करा देगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कोई बेनिफिट होना नहीं है। दैट्स व्हाई बैक फ्लो ना हो, इसीलिए ये पाया जाता है वाल्व। ये बैक फ्लो से रोकता है। इसमें ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। देखिए दोनों में, चाहे वो आर्टरीज हो या वेन्स हो, दोनों में ब्लड का फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल होता है। बट आर्टरीज में क्या है, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण उसमें क्या बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। तो एक बार अगर डिप्रेशन बंद हो गया, अब ये बैक फ्लो नहीं है, क्योंकि इसके इधर इसके पहले फिर एक ब्लड का ब्लड प्रेशर है, जहाँ हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर ही लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर होने का लिए बैक फ्लो होने नहीं देता है। जबकि वेन्स में इसके जगह पर क्या बना हुआ, वाल्व बना हुआ है। वाल्व में एक बार जब ब्लड इंटर कर गया तो थोड़ा देर रुक गया, फिर आगे चलता चला गया। अभी बैक फ्लो चाहता है, तो ये मैकेनिज्म है, सो दैट ब्लड यूनिडायरेक्शनल फ्लो। अभी तो हम बात किए आर्टरीज और वेन्स की, तो अभी जो कैपिलरी की बात की है वो हम बात किए बिटवीन हार्ट एंड। अब हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन, इसका काम क्या है, यहाँ
ये क्या है? लंग्स। लंग्स से हार्ट में ब्लड आया और उस ब्लड को हार्ट क्या कर देता है? टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देता है। चूंकि लंग्स से जो ब्लड आता है हार्ट में, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो हाई प्रेशर बना। तो ये पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखता है। मतलब यहाँ से हाई ब्लड प्रेशर बना दिया, तो दैट यहाँ है। अब जो ब्लड टिश्यू में से हार्ट में आया, हार्ट को फिर लंग्स में भेजना। तो हार्ट से टिश्यू में ये भेजने वाला ये तो हो गया आर्टरी, और जो टिश्यू से हार्ट में रिटर्न कर रहा है ये तो हो गया ब्लड। अब इसको क्या कहेंगे? जो लंग्स से हार्ट में ब्लड ला रहा है और हार्ट से वापस लंग्स में जा रहा है, ये तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजनेट कहाँ होगा? ब्लड ऑक्सीजनेट लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और टिश्यू में जाकर डीऑक्सीजनेट होगा। ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और टिश्यू में डीऑक्सीजनेट होगा। तो अब ये तो ठीक है, हम पढ़ लिए कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में कौन लाता है? आर्टरी। लेकिन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लाता है? लंग्स से हार्ट में कौन लाता है? तो ये लाता है पल्मोनरी वेन। आपको यहां उल्टा है, यहां वेन क्या करता है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से हार्ट में लाता है, जबकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में लाता है। और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है। इस तरह से पूरा यानी डबल सर्कुलेशन का प्रोसेस चलता है। पल्मोनरी वेन, और ये एक अलग सर्किट बनाया, ये एक अलग सर्किट बनाया, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट, व्हाट इज पल्मोनरी सर्किट? क्लोज्ड सर्किट फॉर्म्ड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। पल्मोनरी सर्किट ये एक अलग सर्किट है, ये एक अलग सर्किट, ये अलग सर्किट है और ये अलग सर्किट है। तो ये पल्मोनरी सर्किट है लंग्स और हार्ट की, जो किसी का बना था? पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का। इसका क्या काम है? पल्मोनरी वेन क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक पहुंचाएगा और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक जाएगा। क्लियर? यानी ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होने के बाद वो हार्ट में आया पल्मोनरी वेन से, हार्ट उसको क्या कर दिया? आर्टरी के थ्रू टिश्यू में ले लिया। अब टिश्यू यूटिलाइजेशन हुआ, वहां से वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाया, हार्ट में लाया और हार्ट उसको क्या कर दिया? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वापस लंग्स में। तो ये हम लोग ब्लड सर्कुलेशन की बात की है, इसको और अभी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। अभी डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे तब बात करेंगे। अब आज हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज। आज की क्लास की आर्टरीज एंड वेन्स पढ़ी है, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, हार्ट का लेवल डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, साथ ही साथ ब्लड के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले आर्टरीज और वेन्स में क्या हम समझे थे? आर्टरी क्या करता है? इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसे पूछ सकता है कि विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो पहला तो ये हो गया कि आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। आगे करेगा क्या? इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। आर्टरी ब्लड हार्ट से टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट बैक। दो डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस हो गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ये ब्लड हार्ट से टिश्यू की ओर जाता है, ये टिश्यू से हार्ट की ओर जाता है। इसमें कहता ब्लड प्रेशर इज हाइयर, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसमें ब्लड प्रेशर इज लो। क्यों? क्योंकि ये हार्ट से लाता है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर इसका हाई होता है और ये ब्लड प्रेशर इसका लो होता है। आगे कहते हैं ये डीप इन मसल मीन्स अराउंड बोन, ये बोन्स के आसपास, मसल में बहुत गहराई तक होता है। ये होता है एट सरफेस ऑफ मसल, सरफेस ऑफ मसल, नियर और अंडर स्किन। तो जो डॉक्टर ब्लड निकालते हैं एग्जामिनेशन के लिए या पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन, तो वो कहाँ से ब्लड निकालते हैं? वेन से निकालते हैं। इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि प्योर ब्लड तक जाना नहीं जाना, वो मसल्स को पूरा पंक्चर करना पड़ेगा। क्लियर? आगे कहे क्या? आर्टरी जो है मच स्ट्रॉन्गर एंड थिकर होता है, स्ट्रॉन्गर एंड थिकर होता है, जबकि वेन वीकर एंड थिनर होता है। आर्टरी जो है स्ट्रॉन्गर और थिकर होता है और वेन क्या है? वीकर एंड थिनर होता है। इसमें वाल्व नहीं होता है, डजंट हैव वाल्व, इसमें वाल्व नहीं होता है, जबकि इनमें वाल्व होता है, इनमें वाल्व होता है। बैक फ्लो मैकेनिज्म है, क्योंकि बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी होती है ड्यू टू लोकेशन, बट आर्टरीज में ड्यू टू हाई प्रेशर बैक फ्लो की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, दैट्स व्हाई आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि वेन्स में वाल्व पाया जाता है। दिस आर ऑल अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स। कीप वॉचिंग माय वीडियो फॉर टर्निंग सक्सेस, and I promise I will clear or I will bring you more effective, more informative videos, so that need should be or must be just a cake walk for you. नीट उतना ही आसान लगे आपको जितना आसान आपको और आनंददायक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसी तरह से लाता रहूंगा, सो दैट वीडियो देखकर आप समझिए। रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, रिमाइंड कीजिए, फैक्ट्स नोट कीजिए, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।